अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को पिच किया गया है ऑफिशियली कोंगो के लिए। कोंगो रिपब्लिक बेसिकली एक सेंट्रल अफ्रीका की स्टेट है और इसमें चाइनीज़ जो कंपनी है कैटिक उसके मेंबर्स गए थे और ऑफिशियली उन्होंने एक जॉइंट वेंचर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एंड चाइनीज़ चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के दरमियान बनाए जाने वाला GF-17 ब्लॉक 3 चाइनीज़ जेट-10C को पिच किया है रिपब्लिक ऑफ कोंगो के लिए। बेसिकली कोंगो की मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं तो ये बेल्जियम की एक कॉलोनी हुआ करता था जो कॉलोनियलिज्म का ईरा था। उसके बाद 1960 में इसने आज़ादी हासिल की बेल्जियम से और उस वक्त इनके जो लीडर थे जोसेफ खासबूव इनका नाम था, ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बने और तब से ये कंट्री एक स्टेबल पोजीशन में आई, बट स्टेबल ऑन पेपर ही रही इस मुल्क में। उसके बाद भी बहुत सी सिविल वॉर हुई और उसके बाद से लेकर अब तक जो एक कॉन्स्टिट्यूशन चला आया है वो 2006 से लेकर अब तक कायम है। इससे पहले इस कंट्री में लगातार प्रॉक्सीज और वॉर चलती आई हैं। इस कंट्री के बारे में जो अब मौजूदा गवर्नमेंट है वो इसे एक स्टेबलाइज कंडीशन की तरफ लेकर जाना चाहती है, लेकिन अभी भी बहुत से चैलेंजेस ऐसे हैं जैसा कि सेम नाइजेरिया में जैसे बोको हराम जैसे टेररिस्ट थे जिनका काम स्टेट को अंदर से तोड़ना था, सेम यहाँ भी ADF और इस तरह के बहुत से मिलिटेंट्स मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स का हिस्सा हैं। और इस कंट्री की ऑलमोस्ट 95% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन बेस्ड है। सो यहाँ मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं उन क्रिश्चियंस में भी जो अपनी अपनी इजारादारी यहाँ कायम करना चाहते हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट है कोंगो की उसके चाइना और पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात कहे जाते हैं। इवन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट $22.7 मिलियन की एक्सपोर्ट होती है पाकिस्तान की तरफ से कोंगो को और वहाँ से रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान भी आता है। और इसी तरह कोंगो के काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशंस है चाइना के साथ भी। सेंट्रल अफ्रीका वो एक एरिया है जो CPEC से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है और चाइना और पाकिस्तान इसी के थ्रू मुख्तलिफ जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिसमें नाइजेरिया भी आता है, कोंगो, निगार, इस जैसी काफ़ी कंट्रीज़ हैं उनको अपने साथ मिलाना चाहते हैं ताकि यहाँ से US की जो इजारादारी है उसे ख़त्म किया जाए। उसी के सिलसिले में कैटिक यानी कि चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के मेंबर्स गए थे कोंगो में और उन्होंने ऑफिशियली पिच किया GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को। GF-17 अपने पूरे प्रोग्राम में जो इसका ब्लॉक 3 है ये सबसे एडवांस वर्जन है GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट का, जिसमें मॉडर्न एवियोनिक्स फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो 3 एक्सिस फ्लाई बाय वायर के थ्रू कंट्रोल होते हैं। इसकी एवियोनिक्स को नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट से ड्राइव किया गया है जैसा कि J-20 और J-16 के अपग्रेडेड वेरिएंट्स हैं। इसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार और लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स एंड सोफिस्टिकेटेड वेपनरी इसमें शामिल है। कोंगो के पास इस वक्त पुराने सोवियत इरा के MiG-23 और Su-25 एयरक्राफ्ट शामिल है। रिसेंटली 2023 के शुरू में ही एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक Su-25 एयरक्राफ्ट कोंगो एयरफोर्स का हवा में उड़ा था जिसको वहां मौजूद मिलिटेंट्स ने एक सरफेस टू एयर मैन पैड मिसाइल के थ्रू निशाना बनाया, लेकिन हिट लगने के बावजूद भी वो Su-25 सर्वाइव कर गया और वो बहफाजत लैंड कर गया था, बहरहाल डैमेज हुआ था। सो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वहाँ जो मौजूद मिलिटेंट्स हैं ये कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर पुराने MiG-23 को देखा जाए या Su-25 को देखा जाए तो ये स्मार्ट बॉम्ब्स नहीं फायर कर सकते। सेम इसी तरह का केस नाइजेरिया के साथ भी था जिनके पास पुराने F7 एयरक्राफ्ट थे जो स्मार्ट बॉम्ब्स फायर करने के काबिल नहीं थे। सो उन्होंने GF-17 थंडर खरीदा और उसकी जितनी भी ट्रेनिंग और जितना भी प्रोसेस था ट्रेनिंग का एंड उनके फाइटर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग वो पाकिस्तान में हुई थी। सेम इसी पैटर्न को कोंगो भी फॉलो करता हुआ नजर आता है जहां वो अपने लिए एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट लेना चाहते हैं और बेसिकली ब्लॉक 3 एक 4th+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। और इसका जो बेसिक पर्पस हो सकता है कोंगो एयरफोर्स में वो एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस हैं और स्मार्ट म्यूनिशन जो कि पाकिस्तान के गिड्स और एयर वेपन कॉम्प्लेक्स टाइप जो मुख्तलिफ कंपनीज है वो बनाती हैं। और यही पाकिस्तानी मेड वेपन्स आपको नाइजेरियन एयरफोर्स में भी इंडक्टेड नज़र आएंगे और नाइजेरिया ने ऑफिशियली इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और नाइजेरिया ने इनके थ्रू बहुत ज़्यादा रिपल्स किया है इन मिलिटेंट्स को। अगर अब के आप नाइजेरिया के हालात देखें F-17 थंडर्स डिलीवरी के अब की निस्बत काफ़ी बेहतर भी हैं और नाइजेरियन आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ भी हासिल की हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन या यूँ समझ लूँ कि एक प्रोपेगेंडा टाइप चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोपेल किया जाता है आगे कि इसे चाइना क्यों पिच कर रहा है। तो हमें ये चीज़ देखनी होगी कि GF-17 एक जॉइंट वेंचर है, पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर इसे बनाते हैं। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स जैसा कि मेन विंग्स, इसका सेंट्रल बॉडी पार्ट और ऐसे छोटे मोटे जो चीज़ें हैं उसका 58% हिस्सा पाकिस्तान बनाता है जबकि 42% इसका शेयर चाइना के पास है। और इसकी जो मार्केटिंग टीम है वो भी पाकिस्तान की अलहदा है और चाइना की अलहदा है, जिन दोनों का काम ये होता है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ को GF-17 थंडर पिच किया जाए एक्सपोर्ट के लिए। और इवन अगर आप इसे देखें तो चाइना इसे टोटली इस तरह लेकर चल रहा है जैसे अमेरिका ने F-16 को बेचकर पूरी दुनिया पर अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था। ये बात मानने वाली है
क्योंकि अगर हम देखें तो F-16 बहुत सी कंट्रीज़ को गया और बहुत सी कंट्रीज़ की जियोपॉलिटिकल आस्पेक्ट पर इसका बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी था F-16 एयरक्राफ्ट का। इवन अगर आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो सेम एज JF-17 थंडर की अगर देखा जाए तो ये J-10C से काफ़ी सस्ता भी है, और अगर सिर्फ एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस की बात कर ली जाए तो ये एक बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट है। इवन 2017 में ये एक मेल UCAV ईरान का उसे भी शूट डाउन कर चुका है। सो ओवरऑल ये अपनी तमाम फील्ड्स में बैटल टेस्टेड एयरक्राफ्ट के तौर पर गिना जाता है, और इसकी जो फ्लाइट कॉस्ट है पर आवर, तो ये अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक F-16 और हाल तेजस दोनों से कम है। सो यहाँ अगर चाइना इस जहाज़ को किसी दूसरे कंट्री को पिच करे या पाकिस्तान पिच करे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट दी एंड अगर एयरक्राफ्ट की सेल होती है सो उससे दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है। जैसा कि अगर नाइजेरिया को JF-17 दिए गए तो वो टोटली पाकिस्तान ने ही मैन्युफैक्चर किए और पाकिस्तान में ही उन पायलट्स की ट्रेनिंग हुई। लेकिन म्यांमार के केस में जो JF-17 थे वो चाइना में मैन्युफैक्चर हुए और चाइना ने ही उन पायलट्स की ट्रेनिंग की, जबकि म्यांमार के फर्दर जो पायलट्स थे बैटल ट्रेनिंग के लिए वो पाकिस्तान आए थे। सो इस तरह ये चीज़ें मिला जुला कर आगे बढ़ती हैं और जॉइंट वेंचर का मतलब ही ये होता है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।